हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ये लाइट के ही दो फिनोमेना हैं। लाइट के अभी तक हम लोगों ने दो फिनोमेना को स्टडी कर लिया है, रे और वेव नेचर। रे के थ्रू रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रिज्म, ऐसे कुछ फिनोमेना को हम लोगों ने समझा। कुछ ऐसे थे जो कि रे ऑप्टिक्स के थ्रू सॉल्व नहीं हो पा रहे थे। जो कॉर्पुसल्स थ्योरी आई थी न्यूटन की, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो वेव नेचर आया और फिर वेव थ्योरी दिया हाइगेंस ने, और साथ साथ यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए, और डिफ्रैक्शन पैटर्न इसके लिए, सिंगल स्लिट के लिए। तो ये सब हम लोगों ने समझे। लेकिन लाइट के पास कुछ ऐसा नेचर भी था जहां पर कुछ जाकर के ये वेव थ्योरी और रे रे वाले थ्योरी, ये दोनों के दोनों फेल हो जाते हैं, जिसमें हम लाइट के पार्टिकल और वेव नेचर को समझ रहे थे। ये थी जैसे कुछ रेडिएशंस के थ्रू जो प्रोसेस हो रहे हैं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, इनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो इसके लिए इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो शुरू होती है 1870 और 79 से। 1870 और 79, जहां पर पहली बार कैथोड रेज के बारे में स्टडी करी गई। और ये क्या करते थे, ये जब भी किसी वैक्यूम ट्यूब को किसी डार्क में रखते थे तो इनके अंदर से कुछ ऐसे स्पार्क की तरह ये दिखते थी। और उन पार्टिकल्स को अभी कुछ नाम तो नहीं बोला गया, लेकिन ऐसा बोला गया कि हाँ कुछ चार्जेस हैं। उसके बाद जो थ्योरी आई वो आई 1887 में। और जब ये चार्जेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी तो मैक्सवेल ने अपना एक थ्योरी दिया, और वो दिया किसके लिए, वेव नेचर के लिए। और वेव नेचर को कौन सा, एनर्जी के लिए। जैसे सन है, और सन से लेकर जो भी हमारे तक एनर्जी पहुंच रहा है तो वो किस फॉर्म में पहुंचता है, वो हमारे वेव फॉर्म में पहुंचता है। और वेव फॉर्म में पहुंचता है तो वो उन वेव को उसके लिए नाम दिया कि वो वेव जो है वो कभी भी एक सिंगल फील्ड की वजह से नहीं प्रोड्यूस होती हैं, बल्कि दो फील्ड की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैक्सवेल ने कहा कि दोनों के दोनों फील्ड कैसे होने चाहिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज के लिए होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज या स्टैटिक चार्ज की वजह से। वहीं जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है मूविंग चार्ज की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टैटिक चार्ज। अब जब कोई स्टैटिक चार्ज अपनी ही जगह में वाइब्रेट करेगा तो वाइब्रेट करने पे क्या होगा, वो मास आगे नहीं जाएगा, सिर्फ कौन जाएगा, एनर्जी जाएगी। कौन सी, चार्जेस की फॉर्म में। और वो जब चार्जेस की फॉर्म में एनर्जी आगे जाएगी तो उस फील्ड से इलेक्ट्रिक को हम ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड को इसके चारों तरफ कुछ ऐसे बना दिया। तो ये कुछ इस तरह से ये दोनों के दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और जब परपेंडिकुलर आगे वेरी करते हैं तो इनके प्रोपगेशन से जो वेव फॉर्म मिलता है दैट इज कॉल्ड EMW, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं इनके पास ही बहुत सारी क्या है, अलग अलग तरह की और भी रेज होती हैं, जैसे कि गामा रेज, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, एक्स रेज, रेडियो और इंफ्रारेड वेव्स, अल्ट्रावायलेट रेज। तो मैक्सवेल की क्वेश्चंस या मैक्सवेल की जो थ्योरी आई उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्टडी हम लोगों ने इस चैप्टर में भी कर ली है। इसके साथ ही 1895 में एक थ्योरी आया एक्स रेज के बारे में, और एक्स रेज इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ही एक पार्ट है एक्स रेज। एक्स रेज जब भी किसी, अगर कोई फ्रैक्चर बोन है तो उसको फाइंड करने के लिए तो कैसे फाउंड करते हैं, उस पर एक्स रेज को पास कर दिया जाता है। 1897 में जब डिस्कवरी हुई किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन्स की। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या था, न्यूक्लियस वगैरह के बारे में जो खोजी थी, जो रिसर्च थी, वो ऑलरेडी रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में कर दी थी। लेकिन एक था कि जो पार्टिकल्स है, कौन सा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, जो कि वाटरमेलन मॉडल या थॉमसन का पल्प पुडिंग मॉडल आता है, तो वहां पर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ करी। और जो काफी इंपॉर्टेंट हुआ किसके लिए, चार्ज अपॉन मास रेशियो। और चार्ज अपॉन मास रेशियो आता है 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। और हर एक मटेरियल के लिए ये सिमिलर देखा गया। अगर किसी भी मटेरियल के अंदर जो भी चार्जेस होते हैं जो फ्री फॉर्म में होता है तो उसको हम इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं। और उसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इन दोनों की कैलकुलेशन करना हमारे लिए आसान था, और जे थॉमसन ने इसका रेशियो भी निकाला।
जो कि एक तरह से रिवॉल्यूशन था इसमें, इस मॉडर्न फिजिक्स में, या फिर एटॉमिक फिजिक्स आप कह सकते हैं। 1906 में ही इसीलिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला, जे थॉमसन को, इसी थ्योरी के लिए और साथ साथ इस इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए। लेकिन ये चीज़ें यहीं रुकी नहीं, बल्कि कहाँ आती हैं 1913 में। अभी हम देख रहे हैं हर एक चीज़ में क्या इंपॉर्टेंट है। अगर कैथोड रे भी इंपॉर्टेंट है तो उसकी वजह से है कोई पार्टिकल, कोई चार्जेस, किसी चार्जेस की वजह से ही कैथोड रे, क्योंकि जो स्पार्क कर रहा है इसकी वजह से कुछ लाइट या कोई ब्राइटनेस आ रही है कहीं कहीं पे डार्क जगह पे, तो वो भी किसकी वजह से हो रहा है, चार्जेस की वजह से। मैक्सवेल के इक्वेशंस भी किसकी वजह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज। डिस्कवरी ऑफ एक्स रेज भी क्या है, वो चार्ज पार्टिकल ही तो वहां पर जाते हैं, और जब चार्ज पार्टिकल्स मतलब कि कोई वेव्स उस तक पहुंचेगी और फिर उसका इमेज बन जाएगा। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी एक चार्जेस से रिलेटेड है। और साथ साथ 1906 में नोबेल प्राइज, और 1913 में मिल्कन्स का ऑयल ड्रॉप मॉडल आता है, वो भी फाइंड करता है कि कहीं पर एक फील्ड के अंदर अगर किसी ऑयल ड्रॉप को रख दिया जाए तो ऑयल ड्रॉप क्या करता है, मूवमेंट करता है, उस पर कोई फोर्स एक्सर्ट होता है, और जिसमें उन्होंने चार्ज की एक वैल्यू निकाली 1.602 10 के पावर माइनस 19 कूलम। और ये एक इलेक्ट्रॉन का, या चार्ज की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उस इलेक्ट्रॉन का वैल्यू, उसका वैल्यू है 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो यहाँ तक क्या था, अभी तक ये सब चीज़ें हमें समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होने के लिए भी चार्जेस की जरूरत है। इन सारे मॉडल्स को समझने के लिए भी जो थ्योरियाँ आई, धीरे धीरे यही रिसर्च करके पता चला कि चार्जेस ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये सब जो फिनोमेना हो रहे हैं वो किसकी वजह से होते हैं, चार्जेस की वजह से हो रहे हैं। तो चार्ज की वजह से हो रहे हैं, तो अब इस चैप्टर के अंदर हम लोग सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन है क्या? वर्क फंक्शन एक तरह का आप ये समझ सकते हैं कि वो अमाउंट ऑफ वर्क है, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क जो हर जगह से एक इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए। कैसे? ये बॉडी, इसके पास इस प्लेस में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, अलग अलग प्लेस में 1 2 और 3। ठीक है, अब वन प्लेस, यहाँ से अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा इसमें, मान लो सपोज इसमें हमें वर्क करना पड़ रहा है 20 जूल। और लेकिन जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं, एटॉमिक फिजिक्स पढ़ते हैं, तो हम वहाँ पे जो वर्क या एनर्जी की यूनिट यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे चाहिए कम से कम 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बस एक कंडीशन ले, तो बताइए, इलेक्ट्रॉन तो उस पूरे मेटेलिक सरफेस में फैले हुए हैं, ये पूरा एक मेटल सरफेस है, मेटल है। और देखो मेटल में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इंसुलेटर में कैसे होते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेमीकंडक्टर में कैसे होते हैं, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स वहां पे रहते हैं। तो इस वजह से एन टाइप और पी टाइप भी बनते हैं। तो मेटल के लिए हम लोग स्टडी करते हैं इसको। तो मेटल के लिए एक इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से इजेक्ट करना है, इमिट करना है, तो कैसे करेंगे? इसके लिए चाहिए 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि काफी ज्यादा है। इसके लिए चाहिए 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इससे थोड़ा कम है, और ये सबसे कम है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा सरफेस के काफी क्लोज होगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इजेक्ट करना आसान है। तो उसी को ही कहा जाता है वर्क फंक्शन। कौन सा? द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क टू इजेक्ट या इमिट इलेक्ट्रॉन टू बिकम इट्स सरफेस। तो क्या कहेंगे? द वर्क फंक्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन। इसके लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन टू इलेक्ट्रॉन, कहां से? इसके सरफेस पे लाने के लिए इलेक्ट्रॉन, सो दैट इट विल इलेक्ट्रॉन सो दैट it will escape the materials, keep the material surface। इसी को द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन टू इलेक्ट्रॉन सो दैट इट विल escape द मटेरियल सरफेस। तो सबसे ज्यादा जो मिनिमम ये होगा इसको बोला जाएगा वर्क फंक्शन।
बाकी इनको वर्क फंक्शन नहीं कहेंगे, इन्हें नहीं कहेंगे वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या है? सबसे मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब इसको डिनोट करते हैं फाई नॉट से, ठीक है? और फाई नॉट से डिनोट करते हैं, और फाई नॉट का जो फॉर्मूला होता है वो अभी हम पढ़ेंगे बाद में, तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे पॉज करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक। अब अलग अलग मटेरियल हैं, अलग अलग मेटल्स हैं हमारे पास, तो अलग अलग मेटल्स का अलग अलग वर्क फंक्शन होता है, ठीक है? कुछ मटेरियल सरफेस है जैसे कि सीजियम, सीजियम CS। सीजियम के लिए जो वर्क फंक्शन होता है, मतलब सीजियम की अगर सरफेस से हमें इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना है तो उसका मिनिमम अमाउंट ऑफ ये वर्क डन, जिसको वर्क फंक्शन कहेंगे, तो इसका वर्क फंक्शन होता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है? 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा जो सोडियम होता है, सोडियम, तो सोडियम के लिए होता है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एल्यूमिनियम के लिए 4.28, 4.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कॉपर के लिए 4.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कॉपर के लिए, और प्लेटिनम के लिए 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन वैल्यू से आप क्या समझ सकते हैं? ये कोई मटेरियल है, मेटल है, और ये इनके बाद क्या है? वर्क फंक्शन, ठीक है? ये कुछ मटेरियल है और इनके वर्क फंक्शन। सीजियम के लिए, सोडियम के लिए, पोटेशियम, सीजियम के लिए आप देख सकते हैं सबसे मिनिमम इसका 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको मिल जाता है तो उसके इलेक्ट्रॉन सरफेस में आ जाता है। तो इस तरह की जो प्रोसेस होते हैं इलेक्ट्रॉन्स का इस सरफेस में आने को बोला जाता है इमिशन। क्या कहते हैं? इमिशन, ठीक है? इलेक्ट्रॉन जब क्या कर देता है? स्केप कर जाता है या इमिट हो जाता है, तो उसको बोला जाता है इमिशन। और सबसे ज्यादा या सबसे कम वर्क फंक्शन किसका है? सीजियम का। तो सीजियम का इमिशन आसानी से हो सकता है। तो इमिशन इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्ट होना, ठीक है, will escape the material surface. Electron escape the material surface. और जो इमिशन होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहला इमिशन होता है थर्मियोनिक इमिशन। पहला थर्मियोनिक इमिशन, और दूसरा फील्ड इमिशन, एंड थर्ड वन इज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन ड्यू टू हीट। अगर हम किसी भी मेटल सरफेस को हीट प्रोवाइड कर दें, इतना हीट प्रोवाइड कर दें, जैसे कि आप लोगों ने जूल्स हीटिंग लॉ भी पढ़ा है, तो हीटिंग लॉ क्या है? मटेरियल को इतना हीट कर दें कि वो फिर वहां से इलेक्ट्रॉन स्केप हो जाए, वो रेडिएट होने लग जाए, तो ड्यू टू हीट। कोई भी जो हीट प्रोवाइड करेंगे तो हीट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लग जाए सरफेस से। फील्ड इमिशन, अगर कुछ फील्ड प्रोवाइड करा दिया जाए ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। और हाई इलेक्ट्रिक फील्ड 3 × 10⁸ वोल्ट पर मीटर, लगभग इतना अगर वोल्टेज प्रोवाइड कर दिया जाए, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर दिया जाए, तो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स वहां से इजेक्ट होने लग जाएंगे। जैसे आपने कभी स्पार्किंग भी देखा है, तो स्पार्किंग भी एक ब्राइटनेस आती है ना, तो वो भी क्या है? फील्ड इमिशन की वजह से होता है। एंड फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी को आगे जाकर के हमें स्टडी करना है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन ड्यू टू लाइट, इसकी वजह से, ड्यू टू लाइट। और जो इलेक्ट्रॉन उस समय इमिट होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो उस समय जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे तो उनको बोला जाएगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लिख सकते हैं कि द लाइट इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस,
द लाइट इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, लाइट इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, तो मेटल सरफेस में इंसिडेंट होंगे तो क्या हो जाएगा, गिव्स एनर्जी, गिव्स एनर्जी, और एनर्जी कितना, लगभग 5 नॉट के बराबर। 5 नॉट इज अ वर्क फंक्शन। अगर उसको 2.14 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इतना एनर्जी उसको मिल जाए, मिनिमम एनर्जी, तो गिव्स एनर्जी 5 नॉट टू इलेक्ट्रॉन एंड इट इज इजेक्ट आउट, एंड इट इज इजेक्ट आउट। तो उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या नाम देंगे, उस इलेक्ट्रॉन को नाम देंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। दिस प्रोसेस इज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, process is photoelectric emission, and जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज फोटो इलेक्ट्रॉन। दिस इलेक्ट्रॉन इज फोटो इलेक्ट्रॉन, उनको फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को और डिटेल से समझने के लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट आता है जो कि हमारे को स्टडी करना है, वो है हॉलोच और लीनार्ड एक्सपेरिमेंट, जिसकी मदद से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को और अच्छे से समझा गया कि कैसे कोई लाइट अगर इंसिडेंट होगी किसी मेटल सरफेस पे और उसको अगर इतना एनर्जी मिल जाए 5 नॉट के बराबर, तो इलेक्ट्रॉन उसके क्या होंगे, इजेक्ट आउट। ठीक, तो एक एक्सपेरिमेंट हम लोग समझेंगे, हॉलोच और लीनार्ड एक्सपेरिमेंट। हॉलोच और लीनार्ड, ठीक है, तो हॉलोच और लीनार्ड एक्सपेरिमेंट। हॉलोच और लीनार्ड एक्सपेरिमेंट किसके लिए, एक्सपेरिमेंट टू सजेस्ट पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, टू सजेस्ट पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। एक डायग्राम यहाँ पे हम लोग बनाते हैं जो कि एक सर्किट है, और ये जो पार्ट है यहाँ पर एक लाइट सोर्स इसके पास रखा हुआ है, और लाइट सोर्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और लाइट सोर्स के साथ साथ यहाँ पे कुछ 2 प्लेट है, और ये कैसा है, एक वैक्यूम चैम्बर है, एक पूरा का वैक्यूम ट्यूब है, ठीक, और इसको कनेक्ट करा हुआ है, ठीक है, एक एमीटर से, और एमीटर के साथ साथ यहाँ पर आपके पास लगा हुआ है क्या, एक पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या मेजर करता है, पोटेंशियल मेजर करता है किसके बारे में, पोटेंशियल मेजर था वोल्टेज, ठीक है, जो भी वोल्टेज उसके अंदर आ रहा है, एंड एमीटर, एमीटर मेजर करते हैं किसको, करंट को, ठीक, और करंट को मेजर करने के बाद इसका जो दूसरा पार्ट है यहाँ पे लगा हुआ है एक इज इंपॉर्टेंट डिवाइस, जो डायरेक्शन, जो करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करेगा, ये, ठीक, और ठीक, इसके ऊपर से कहीं हुआ है, ठीक, और इसी का एक दूसरा पार्ट है यहाँ से, इसको आगे ऐड करते हैं किसी रियोस्टेट के साथ, रियोस्टेट
आर एच, जो कि करंट को क्या करेगा, वेरिएबल रेजिस्टर होता है, करंट को कंट्रोल करता है, और कंट्रोल करने के लिए साथ साथ और इसका जो बाकी पूरा का पूरा आउटपुट है वो हमें मिल जाता है किसी यहाँ पर किसी बैटरी से लगा हुआ। ठीक है, ध्यान से समझिए इसको। ठीक, रियोस्टेट है पॉजिटिव नेगेटिव, और ये कोई बैटरी है और एक की है। अब यहाँ पे होता क्या है कि जैसे ही यहाँ पर इसमें यहाँ पे सब लिख लेंगे कि एक मेटल इलेक्ट्रोड है, और इस पूरे कॉम्बिनेशन को बोला जाता है, इस पूरे कॉम्बिनेशन को इसे तो एक तरह का एक रेगुलेटर टाइप का होता है, तो इसको बोल सकते हैं रोटेटर। ठीक है, इज अ रोटेटर स्विच, रोटेटर स्विच, और रोटेटर स्विच, और दूसरा नाम इसका ये भी है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर, कम्यूटेटर रिवर्स कर देगा डायरेक्शन ऑफ करंट को, जैसे ही अगर इस पे डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो ये अपने आप ही रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, हेलिक्स साइकिल के लिए। अब होता क्या है, जैसे लाइट लाइट इसमें इंसिडेंट होती है, तो इंसिडेंट होने पे अब ये फिक्स्ड एक इंटेंसिटी से इसमें लाइट आ रही है, और जब लाइट इसके साथ इंसिडेंट होगी तो यहाँ से क्या होंगे, मेटल सरफेस पे लाइट पड़ेगी तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, और जब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा तो यहाँ से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। इन इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ से निकलेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, कुछ एनर्जी के साथ, मतलब एक काइनेटिक एनर्जी के साथ यहाँ से इस तरफ मूव करेंगे, ऐसे जाएंगे इस तरफ दूसरी प्लेट की तरफ, और जब दूसरी प्लेट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे कुछ क्या होगा, वोल्टेज बदलेगा और कुछ करंट भी बढ़ेगा। तो हो किसकी वजह से रहा है, लाइट की वजह से। ठीक, अब आपको कैसे करना है, इसको समझना क्या है, इसमें कंक्लूजन्स हैं। कंक्लूजन ये कि जब इंटेंसिटी कम होगी, तो जब इंटेंसिटी कम होगी तो उस समय क्या होगा, उसका जो इंटेंसिटी पहले बोला गया था वो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे। अभी तक का जो स्टडी हम लोगों ने करा है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर इंटेंसिटी की वजह से यहाँ पर जो चेंजेस होंगे उसमें ये देखने को मिलेगा कि ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड ही नहीं करते, क्योंकि एम्पलीट्यूड कैसे, जितना छोटा एम्पलीट्यूड उसका इंटेंसिटी उतना कम, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी तो उसका एम्पलीट्यूड उतना ज्यादा, है ना, एम्पलीट्यूड स्क्वायर। लेकिन यहां इस थ्योरी की बेसिस पे ये समझ में आता है कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन अभी तक हमारे इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के पैटर्न तो सही उससे प्रूफ होता है, लेकिन इसको ये प्रूफ कर पाने में कैपेबल नहीं था कि इंटेंसिटी अगर एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने थ्योरी में थोड़ा सा कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो यही हेलॉर्ड और लिनार्ड ने, हॉलोच और लिनार्ड ने करा। तो उन्होंने क्या करा, सबसे पहला एक इंटेंसिटी को उन्होंने चेंज करा। इंटेंसिटी को चेंज कैसे करा कि एक ही बल्ब लिया, अलग एक ही क्वालिटी का, अगर मान लो सपोज ये ब्लू है, अब आपको पता है कि ब्लू कलर की जो लाइट होगी उसका एक फिक्स फ्रिक्वेंसी होगा। फ्रिक्वेंसी होगा, फ्रिक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ, ठीक है, ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। अब जब नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट पर सेकेंड, तो उसको बोला जाएगा उसका फ्रिक्वेंसी। ब्लू कलर का अपना फ्रिक्वेंसी है, और ब्लू कलर की अपनी वेवलेंथ भी है। तो ब्लू कलर की वेवलेंथ अगर हम कहेंगे तो ये, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इंटेंसिटी इस समय है सपोज 100 वॉट का आपने बल्ब लगाया हुआ है, और 100 वॉट पर सेकेंड, फिलहाल आप ये समझिए कि 100 वॉट वाला ब्लू कलर का बल्ब लगाया हुआ है। दूसरी दफे क्या होगा, इंटेंसिटी को चेंज कर देंगे, इंटेंसिटी को 100 वॉट ही रहने देते हैं, लेकिन कलर कौन सा लेते हैं, रेड। अब जब रेड कलर लेंगे तो रेड कलर में क्या होगा, रेड कलर की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, तो ये आएगा। अब समझिए आप, इंटेंसिटी दोनों टाइम में यही है, लेकिन फ्रिक्वेंसी V1 और V2 दोनों अलग अलग है। यही हुआ कि आपने इंटेंसिटी जब सेम रखी तो फ्रिक्वेंसी चेंज हुआ, और जब फ्रिक्वेंसी चेंज हुआ तो यहां पर भी अलग अलग प्रोसेस देखने को मिले। तो इसके थ्रू हमें क्या समझ में आया कि इंटेंसिटी
अगर हम फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन को समझना चाहेंगे तो हमें इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर नहीं समझना पड़ेगा, इसके थ्रू ये एक्सप्लेन नहीं हो सकता है। इसके थ्रू एक्सप्लेन हो सकता है कि चेंज कौन हो रहा है, फ्रिक्वेंसी। अगर इंटेंसिटी दोनों सेम है तो चेंज होता है फ्रिक्वेंसी, और जब फ्रिक्वेंसी चेंज होगा तो ब्लू कलर का फ्रिक्वेंसी कैसे होगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशन बहुत कम होंगे ये, लेकिन रेड कलर का फ्रिक्वेंसी कौन सा था, ज्यादा होगा, और नंबर ऑफ ऑसिलेशन कैसे होंगे, ज्यादा। तो इस कंडीशन को हम लोग किसके बेसिस पे समझ सकते हैं, एम्पलीट्यूड, अगर इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड स्क्वायर के साथ है तो इसको पॉसिबल ही नहीं है इसके बेसिस पे हम इसका कंक्लूजन निकाल पाए। तो हॉलॉश और लिनार्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये करा कि अलग अलग इंटेंसिटी का, एक बार ब्लू कलर का बल्ब लिया, एक बार रेड कलर का बल्ब लिया, और दोनों में क्या मिला, कुछ कंक्लूजन्स आए। तो कंक्लूजन्स क्या क्या है, नंबर पहला, नंबर फर्स्ट कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन, नंबर वन, कंक्लूजन नंबर वन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की इमिशन को समझने के लिए उन्होंने निकाला कि जो इंटेंसिटी है, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ी, ये क्वार्ट्ज विंडो होती है, इस विंडो से जैसे जैसे लाइट एंटर करेगी तो होगा क्या, करंट भी बढ़ेगा। नंबर पहला कंक्लूजन कि इंटेंसिटी और करंट के साथ एक ग्राफ आया, इंटेंसिटी एंड करंट, तो इंटेंसिटी बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, इंटेंसिटी इंक्रीज, करंट इंक्रीज, तो उनके साथ ये लीनियर ग्राफ आता है। पहला कंक्लूजन ये है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि इंटेंसिटी इंक्रीज इंक्रीजेस, करंट इंक्रीजेस। ठीक, अलग अलग पॉइंट्स में इसको देख सकते हैं। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगा ऑफ लाइट तो करंट भी इंक्रीज होगा, तो इंटेंसिटी इंक्रीजेस, इंटेंसिटी इंक्रीजेस, करंट इंक्रीजेस, पहला कंक्लूजन है। सेकंड कंक्लूजन वो है कि इंटेंसिटी को चेंज करा गया, जैसे में 100 वॉट 100 वॉट, मेटल में 100 वॉट का पहले एक बल्ब बल्ब सेम रहा, लेकिन पहले 100 वॉट का बल्ब, फिर 200, फिर 300 वॉट का बल्ब। तो कंक्लूजन नंबर टू, कंक्लूजन नंबर टू, और वो निकाला उन्होंने ग्राफ किसके बेसिस पे, वोल्टेज और करंट, वोल्टेज और करंट के साथ क्या चेंजेस आए, वोल्टेज और करंट के साथ चेंजेस ये देखने को मिले कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते हैं, ठीक है, अगर ये वोल्टेज यहाँ पे 0 पे है तो करंट भी 0 पे है, लेकिन ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, और एक टाइम तक कैसे होगा, ये है करंट और इधर वोल्टेज, ठीक है। तो करंट जैसे जैसे इंक्रीज होगा, वोल्टेज भी इंक्रीज होगा, करंट भी इंक्रीज होगा, लेकिन एक टाइम होने के बाद यहाँ पे आप कितना वोल्टेज बढ़ाओ लेकिन करंट क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, करंट चेंज नहीं होगा, करंट इज डॉट 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 डॉट, मतलब कि करंट यहाँ पे हो जाएगी सैचुरेटेड। क्यों, क्योंकि हर एक मेटल का, अगर यहाँ से जो लाइट आ रही है इंसिडेंट इंटेंसिटी की आ रही है, तो ये मान लो सपोज ये I1 इंटेंसिटी की आ रही है, और I1 इंटेंसिटी में कितना है, आपने 100 वॉट का बल्ब यूज कर रहे हो, कलर अभी हम कोई यूज नहीं कर रहे हैं, कलर कोई से भी यूज कर सकते हैं। तो अगर 100 वॉट का इंटेंसिटी है तो एक टाइम तक ये पहले अपने आप से ये लाइट से यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे होंगे होंगे, लेकिन एक टाइम के आने के बाद यहाँ से एक लिमिटेड ही इलेक्ट्रॉन निकल गए, जितना इसकी कैपेबिलिटी थी निकालने की, सपोज इसको 100 इलेक्ट्रॉन निकालने तो इसने 100 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, बस हो गया इसका। अब इंटेंसिटी को आप और तेज ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि इंटेंसिटी क्या होगा, एक बार बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, तो ग्राफ कैसा आएगा, लीनियर, लेकिन एक टाइम के बाद इंटेंसिटी फिक्स हो गई, अब 100 वॉट तक आपने बढ़ा दिया, अब 100 वॉट से आप ज्यादा नहीं कर सकते। जैसे कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिक पंप होता है तो उसकी क्या होती है, फिक्स्ड पावर है कि वो दूसरी मंजिल तक ही पानी को पहुंचा सकते हैं, लेकिन अब आप पानी कितने बटन यूज कर लो, आप तीसरे मंजिल में पानी जाएगा नहीं, बस एक लेवल तक वहीं मूव करता रहेगा। तो हर किसी का एक क्या होता है, एक फिक्स लिमिटेशन है,
और जैसे करंट यहाँ तक पहुँच जाएगा तो उसको बोलेंगे सैचुरेटेड करंट। लेकिन सैचुरेटेड करंट जाने के बाद अभी रुकेगा नहीं, लेकिन क्योंकि लाइट तो यहाँ तक आ रही है ना, और करंट यहाँ तक पहुँच चुके हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँच चुके हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गए थे, कुछ इलेक्ट्रॉन अब जो बाद में निकले 100th वाले पार्ट में, 100 वॉट का है सपोज, तो 100 वॉट वाले कंडीशन में क्या होगा, W मतलब वॉट, तो वॉट पर सेकेंड, क्योंकि इंटेंसिटी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पर यूनिट पर सेकेंड। तो कितना एनर्जी किसी पर यूनिट एरिया से निकल रही है पर सेकेंड में। तो 100 वॉट फिक्स हो गया, तो 100 वॉट जैसे ही फिक्स हो गया उसके बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ तक पहुंचे थे, अब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गए, लेकिन अचानक से यहाँ पर रिवर्स हो जाता है। रिवर्स कैसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पहुंचे अब वो इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ मूव होने लग जाएंगे जो आगे पहुंच गए थे, क्योंकि अब 100 वाला पार्ट आ चुका है। और जो इलेक्ट्रॉन आधा रास्ते तक गए थे वो इधर मूव होंगे, तो कम्यूटेटर उसको रिवर्स कर देगा, तो धीरे धीरे वोल्टेज ड्रॉप होने लग जाएगा। वोल्टेज क्या होने लग जाएगा, ड्रॉप। और जब वोल्टेज ड्रॉप होगा तो करंट क्या हो जाएगी, जीरो। और करंट जिस वोल्टेज पर जीरो हो जाएगी उसको बोला जाएगा वी नॉट, और दिस पोटेंशियल इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको कौन सा पोटेंशियल कहेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या कहेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल is a negative value of that potential which when given the positive plate just stop the current। ये कौन सा स्टॉपिंग पोटेंशियल, कौन सा पोटेंशियल है, अगर जैसे ही किसी मेटेलिक प्लेट को मिलेगा तो उसकी जो करंट है वो क्या हो जाएगी, बिकम जीरो। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। इज स्टॉपिंग पोटेंशियल इज नेगेटिव। अब नेगेटिव क्यों है, क्योंकि पोटेंशियल ऐसे नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन ये ड्रॉप हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, तो कम होने की वजह से ये यहाँ फिर रीच करेगा, तो इसका हो जाएगा नेगेटिव वैल्यू ऑफ दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज नेगेटिव वैल्यू ऑफ दैट पोटेंशियल in which when given to positive when given to positive plate when given to the positive plate just stop the current। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कौन सा पोटेंशियल है, एक नेगेटिव वैल्यू जिस पोटेंशियल पे क्या होगा, करंट जीरो हो जाएगा, करंट बिकम जीरो। तो दिस इज द सेकंड कंक्लूजन। और ऐसा ही नहीं कि एक इंटेंसिटी के लिए निकाला फिर दूसरी इंटेंसिटी पे देखा, तो दूसरी इंटेंसिटी पे भी यही ग्राफ पहले इंक्रीज हुआ, I2 मतलब आप लगा लो 200 वॉट कर दिया, और 100 वॉट पर सेकेंड, तो पर सेकेंड तो हम फिक्स रख रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो, पहले बड़ा बड़ा बड़ा, लेकिन उसी मेटल में जैसे वॉट को चेंज करा फिर ये चेंज आ गया, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल उस मटेरियल का फिक्स था, उस मटेरियल का स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसा था, फिक्स था। फिर इंक्रीज करा I3 बॉडी का स्टॉपिंग पोटेंशियल सबके लिए कैसे रहे, सेम। इससे क्या एक कंक्लूजन और आ गया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंडिपेंडेंट होता है इंटेंसिटी के। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, इट इज द इंडिपेंडेंट। ठीक है, V naught is independent to the intensity of light। क्योंकि इंटेंसिटी आप कितना भी चेंज कर दो, I1 I2 I3, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल उस मेटल के लिए सेम ही होगा, जो भी मटेरियल आपने चेंज करा है तो मटेरियल के लिए सेम होगा, तो उसको बोला जाएगा क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल किसी भी मटेरियल का। ठीक है, जबकि करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन पोटेंशियल वी नॉट डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। ठीक है, तो वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल जिस पोटेंशियल पे करंट बिकम जीरो, लेकिन इंटेंसिटी वी नॉट डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी वाइल करंट
डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। करंट डिपेंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। करंट जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, लेकिन पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी से कैसे होगा, इंडिपेंडेंट होगा। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था। इसी कंक्लूजन में हमने ये भी देखा कि जब एक ही फ्रिक्वेंसी आएगी, क्योंकि आपने बल्ब को चेंज करा है लेकिन इंटेंसिटी को चेंज करा है लेकिन फ्रिक्वेंसी को चेंज नहीं करा है। आपका बल्ब कैसा था, तीनों टाइम में एक ही कलर का था, सेम कलर। तो frequency not change when intensity changed also, frequency not change when intensity changed। फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी अगर इंटेंसिटी बदलेगा तो, क्योंकि इंटेंसिटी इसका क्या रहेगा, V1 V न्यू वन न्यू वन न्यू वन, तीनों के लिए फ्रिक्वेंसी सेम रहेगी क्योंकि सेम कलर है। बस आपने चेंज क्या करा है, अलग अलग वॉट का ले लिया, अलग अलग पावर्स के बल्ब ले ले, लेकिन सेम कलर के। तो फ्रिक्वेंसी भी इंटेंसिटी के क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। इंटेंसिटी अगर बदलेगी भी तो फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगा। तो फ्रिक्वेंसी चेंज कैसे होगा, अगर हम डिफरेंट तरह के बल्ब ले लें, ठीक है, डिफरेंट तरह के बल्ब लें लेकिन अगर इंटेंसिटी सेम रखें तब क्या कंडीशन आएगा। तो दिस इज द कंक्लूजन नंबर 2, कंक्लूजन नंबर 3। Conclusion number 3. So conclusion number 3 is intensity kept constant and frequency is changed. Intensity kept constant and frequency not uh, frequency is changed. अगर इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा जाए और फ्रीक्वेंसी को चेंज करें, ठीक है। तो इंटेंसिटी और करंट के बीच फिर से ग्राफ आता है, सॉरी वोल्टेज, और इधर आ जाएगा करंट। इंटेंसिटी फिक्स है, तो इंटेंसिटी जब फिक्स होगी तो एक टाइम में एक मटेरियल क्या करेगा, एक फिक्स इंटेंसिटी पे काम करेगा, और इंटेंसिटी में फिक्स काम करेगा तो लेकिन क्या होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ये है न्यू वन, तो उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल मुझे यहाँ मिल जाएगा वी नॉट। दूसरी उसी फ्रीक्वेंसी पे ये वी नॉट टू, एंड तीसरी फ्रीक्वेंसी पे दैट इज कॉल्ड वी नॉट थ्री, न्यू वन न्यू टू और न्यू थ्री। और इस कंडीशन में क्या है, फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जितना ज्यादा होगा, न्यू थ्री इज ग्रेटर देन न्यू टू एंड न्यू वन। तो फ्रीक्वेंसी जिसका ज्यादा होगा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल मुझे सबसे कम होगा, उसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, उतना ही कम होगा। क्यों क्यों कम होगा, फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा उसका वेवलेंथ उतना ही कम, उसका वेवलेंथ उतना ही कम। तो वेवलेंथ कम होने का मतलब कि फ्रीक्वेंसी सब ज्यादा है, इतना ऐसे छोटा छोटा छोटा, तो इसके स्टॉपिंग पोटेंशियल जल्दी मिल जाएगा क्योंकि इसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा कम है, जैसे ब्लू कलर। लेकिन अगर किसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, न्यू वन, अच्छा उसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, तो फ्रीक्वेंसी कम होने पे लैम्डा क्या होगा, ज्यादा, तो लैम्डा ज्यादा होगा तो ये इसका लैम्डा, लैम्डा इज द लेंथ बिटवीन टू क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच का। तो इसका लैम्डा क्या है, इसका लैम्डा ज्यादा हो जाएगा, जैसे ये रेड कलर है और ये ब्लू है, तो ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल मुझे जल्दी मिल जाएगा। समझिए ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल जल्दी क्यों मिलेगा, उसका सैचुरेशन कंडीशन मुझे जल्दी आ जाएगा, और सैचुरेशन कंडीशन जल्दी आ गया उतना ही जल्दी वो ड्रॉप हो जाएगा। तो अगर इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखते हैं तो फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी को चेंज करने पे क्या होगा, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही कम होगा, और जिसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज है।
इस कंक्लूजन से हमें क्या पता चला कि सैचुरेशन करंट तो उनका सेम होगा, अगर कोई भी इंटेंसिटी अगर सेम है तो उसका सैचुरेशन करंट सेम होगा, लेकिन करंट स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज विद फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज विद फ्रीक्वेंसी। तो कंक्लूजन नंबर 3 का हम पार्ट यहाँ यूज कर लेते हैं। कंक्लूजन नंबर 3 का क्या कहा कि अगर किसको चेंज कर रहे हैं, सैचुरेशन करंट सेम होगा, ये इंटेंसिटी है लेकिन करंट कैसा है इसका, सेम। सैचुरेशन करंट कैसा होगा, सैचुरेशन करंट इज सेम, सैचुरेशन करंट सेम, जबकि क्या चेंज होगा, इज स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज विथ फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज विथ फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसा होगा, चेंज होगा फ्रीक्वेंसी के साथ। हाई फ्रीक्वेंसी, हाई हाई अगर फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होगी तो उसका पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी उतना हायर होगा, मतलब लेकिन कैसा होगा, होगा नेगेटिव में, लेकिन उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ नेगेटिव वैल्यूज में आएगा। तो हायर फ्रीक्वेंसी तो हायर पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक। तो हायर फ्रीक्वेंसी तो हायर स्टॉपिंग पोटेंशियल, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल किसमें होगा, यस इन नेगेटिव, तो नेगेटिव में हायर, समझ गए ना। तो हम उसको लोअर भी कह सकते हैं, मिनिमम भी कह सकते हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ऐसा वैल्यू है, एक स्टॉपिंग पोटेंशियल है जहां पर करंट बिकम जीरो, ठीक। इसी के कंक्लूजन के साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल का नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी के साथ, और फिर उससे बनता है एक आइंस्टाइन इक्वेशन, उसको हम पढ़ देंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।